हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट कर दीजिए वीडियो। अब बात मत कीजिए, यहाँ देखिए, एक डोनर भी और एक्सेप्टर भी है, करेक्ट। इसका मतलब है प्लस एम भी और माइनस एम भी है। तो और इसका इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, उसके लिए तो फेसिंग एलिमेंट इज दिस कार्बन। ए कार्बन मेरा फेसिंग एलिमेंट है, राइट। अब इसमें दो सिचुएशन लेते हैं। बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो गया, करेक्ट, तो पॉजिटिव कैरेक्टर अगर डेवलप होगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा, बट देने के टाइम पे यहाँ से जो जाएगा उसको जाने देगा या पुल करके रखेगा। तो देने का टेंडेंसी कम हो जाएगा और लेने का टेंडेंसी, जब यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है तो दोनों टेंडेंसी सेम दिखेगा, राइट। बट अगर इस पर किसी भी तरीके से अगर पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा इस कार्बन पे, क्यों आएगा कैसे आएगा थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा। बट मान लेते लेट अस सपोज इफ देयर इज पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन दिस कार्बन, देन पुलिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब माइनस एम ज़्यादा। अभी भी ये क्या रहेगा, अभी भी ये दोनों रहेगा, प्लस एम भी रहेगा और अभी भी ये डोनर रहेगा एज वेल एज एक्सेप्टर। लेकिन इस सिचुएशन के लिए किसका पावर, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, माइनस एम का मैग्नीट्यूड प्लस एम से ज़्यादा रहेगा। किसी को डाउट? देखिए, ठीक है ना। आपका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का टेस्ट हो रहा है तो उसका लेवल ठीक ठाक है या मतलब ऊपर नीचे है? मतलब बहुत बियॉन्ड नहीं जा रहा है ना, या बहुत बिलो तो नहीं जा रहा है? सिलेबस के ही बाहर है। एक दो क्वेश्चन सही से तैयारी कीजिए। मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, बायो में थोड़ा प्लस माइनस दाएं बाएं हुआ तो बोलते हैं सिलेबस से बाहर है। तैयारी करता रहेगा IIT एडवांस का, बोलेगा नहीं नहीं ये तो सिलेबस का इतना टफ नहीं आएगा। अब मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा बायो का बहुत ब्रॉड रेंज रखी है। आप लोग सोच रहे हैं बस किसी ने, ठीक है NCERT सब लोग बोलता है, पढ़ ही लीजिएगा अर्थ हम क्या बोले तो क्या हो जाएगा। सिलेबस में RRS कॉन्फिगरेशन नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बिना काम ही नहीं चलता है। अब तक तो मैं आपको पढ़ाते रहूँ तो सर आप तो सिलेबस के बाहर पढ़ा रहे हैं, बात को समझे। इसलिए जो क्वेश्चन उसको हार्डली एक्सेप्ट करके दीजिए, उसमें कुछ भी फन बट नहीं। बायो स्ट्रांग होने का मतलब है कि कम से कम 20% ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आप चाहते हैं एकदम बाउंड्री लाइन पे ही रहेंगे सर, कहाँ रहेंगे? तो यहाँ पे रिस्की जोन है ना, यहाँ तक लेवल है तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। मुझे क्रैक करना था तो नहीं, बिल्कुल सर्टेन ही HCB तक ही रह जाते हैं। सारा इरोडो बनाए उतना मेरा यूज में नहीं आया, नॉलेज तो बढ़ गया, सोचने का दायरा बढ़ गया। आपको नहीं बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़िए, बट कुछ क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस देखता है तो आपके लिए बेनिफिट है।
उसका सोल्यूशन देख के वो नॉलेज तो बढ़ गया। टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है? मैं सबके बोली ये बोला, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए, ऑलवेज पूछते हैं बायो कैसा है? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा का मतलब होता है कि जो सिलेबस है जहाँ तक है उससे कम 20% ज़्यादा नॉलेज रहना चाहिए। करेक्ट? जो पेपर आप लोग को दे रहे हैं इससे भी बहुत उल्टा पुल्टा पेपर, उल्टा मतलब बियॉन्ड द सिलेबस। भाई उस स्टूडेंट को जहाँ पे 622 देख रहे हैं ना, दिया जाता था। अगर किसी और कोचिंग का अगर एक आध पेपर अगर आपको दे दूंगा तो बोलिए कि एक भी सिलेबस में नहीं है। जो ऑल इंडिया टेस्ट, ओपन टेस्ट होता है, वो लोग चेक ही करते हैं कि कितना तक आपका पानी है, मतलब आप कहाँ तक जा सकते हो, लेवल क्या है। बट उसमें हार्डली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हालांकि फिर भी मैम लोग को दिया गया है फ़िल्टर करके क्वेश्चन देने के लिए। तो जो आपके पास आ रहा है वो सारे क्वेश्चन मैम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम ये तो सिलेबस पढ़ाया नहीं है। वहाँ से रिप्लाई सही मिल सकता है। ठीक है? जैसे मुझे मार्फोलॉजी का टेस्ट लेना है तो मैं आज मार्फोलॉजी का पूरा प्रिंट आउट निकाल के मैम के लिए रखा हुआ है। पहले उनके थ्रू जाएगा, वो अगर ओके करेंगे तो वो ओके तभी करेंगे ना जब वो पढ़ाए हुए होंगे क्लास में। और उसके बाद अगर आगे पीछे होता है तो आप मैम से पूछिएगा, मैम ये कहाँ पे था। करेक्ट? जैसे मैं टेस्ट में कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन दूंगा तो मैं अपने आप को बचा कर दूंगा ना, जो नहीं पढ़ाए वो देंगे, तब तो आप मेरे पास लेके आ जाएंगे सर कैसे बनेगा। मैं अपने ऊपर कम एफर्ट लगाऊँ इसलिए मैं क्या दूंगा, जो पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन देंगे, है ना बात। चलिए अब अगर इस पे डेल माइनस रहेगा, क्या आ गया, किसी भी तरीके, लेट अस सपोज इफ देयर इज नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप ऑन दिस मेन गेट फेसिंग एलिमेंट, तब देने का जो आएगा उसको क्या करेगा, रिपेयर आने से रोकेगा, लेकिन देने का टेंडेंसी, इसका मतलब अभी भी ये प्लस एम माइनस एम दोनों है, बट कौन सा टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, प्लस एम का मैग्नीट्यूड माइनस एम से ज़्यादा दिखेगा। करेक्ट? ये लिखिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस बड़े वाला सर्किल पे देखिए, ए ग्रुप प्लस एम है या माइनस एम है। बताए थे ना कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप। यहाँ पे देखते हैं होमोटोमिक पाई बॉन्ड, तो एक पूरा सर्कल क्या है, प्लस एम भी और माइनस एम भी है। इसका मतलब प्लस एम माइनस एम होने के लिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब नेचर बताना है कि प्लस एम है या माइनस एम है तो उस टाइम पे इसका नेचर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होमोटोमिक पाई बॉन्ड का होना ही काफ़ी था। करेक्ट है ना? लेकिन अब प्लस एम और माइनस एम में कौन सा इसका टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ये प्लस एम माइनस एम है, तो मैं बोला कि इससे कैसे इंडिपेंडेंट बात है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसका क्या रोल है, इसके कैरेक्टर पे इसका रोल रहेगा कि इसके अंदर तो रेजोनेंस हो रहा है, ग्रुप के अंदर तो रेजोनेंस हो रहा है ना, और इसके ये अगर रेजोनेंस करेगा तो रिंग के कौन कौन से कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा, क्योंकि इंडिविजुअली इस छोटे सर्किल का नेचर था एक्सेप्टर का, राइट। तो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे, तो इसके रहने से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा। और अगर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो गया तो इसका कौन, दोनों में कैरेक्टर है बट इसका कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, समझ गए। इतना आसान था ये बात। करेक्ट है? यहाँ देखिए, नेक्स्ट ये भी एक एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑनलाइन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखते रहिएगा। ये बात समझ में आ गया? ओके, हाँ
इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ए बेंजीन रिंग के ए मेन गेट पे होमोटोमिक पाई बॉन्ड हो, इस पे डिपेंड करेगा, राइट। इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये दोनों तरफ ओपन हो सकता है। तो फिर प्लस या माइनस में दोनों होगा, ये तो बात क्लियर हो गया। बट दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा, उस टाइम पे इसका रोल आ जाएगा, क्योंकि इसी के वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। एनीवे, ये प्लस एम या माइनस एम, दोनों होगा। अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा तब इसका रोल प्ले हो जाएगा, और इसके वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, करेक्ट। इसका मतलब इसका प्लस एम ग्रेटर देन माइनस एम। ये सब चीज़ें आपको एसिडिटी एंड बेसिसिटी और बहुत जगह पे हेल्प करेगा, इसलिए ये सोच के बनाइए कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बोलिए, ये तीनों प्लस एम है या माइनस एम है या दोनों है? बट दोनों में से मुझे इसका प्लस एम का ऑर्डर चाहिए। पहले एग्जांपल लिखिए। देखिए कितना फास्ट आंसर देती है, राइट। तो चीज़ों को अगर तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाए और एक बार दिमाग में सेट हो गया तो चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक, बहुत आसान है भाई। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, दोनों बात है। तो नहीं लगता कि यहाँ पे सर इसका इफेक्ट देख लेंगे, इसके कारण डेल माइनस, इसके कारण डेल प्लस, यहाँ पे जीरो, तो देने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, ए का। उसके बाद सबसे कम माइनस एम का ऑर्डर क्या रहेगा, बी ग्रेटर देन। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ए और बी में प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर बताइए। पहले प्लस एम का बताइए फिर माइनस एम का बताइए। एग्जाम्पल लिखिए, लिखने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए, इसके वजह से डायरेक्टली यहाँ पे प्लस है, बट इसके वजह से डायरेक्टली यहाँ पे प्लस है या यहाँ पे प्लस रहेगा, इसके वजह से यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या, लेकिन हम लोग को तो डायरेक्टली मेन गेट पे देखना था, तो इसके वजह से डायरेक्टली मेन गेट पे पॉजिटिव करेक्टर है, बट इसके वजह से इसके बगल वाले कारण पे इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, इसका इन्फ्लुएंस रहेगा, करेक्ट। बट इसके जितना रहेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो ऑब्वियसली बाहर से जो आएगा उसको पुल करेगा, बट ज़्यादा तो ये पुल करेगा। दैट्स व्हाई माइनस एम का ऑर्डर क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन बी। अब प्लस एम का ऑर्डर क्या रहेगा, ए लेस देन बी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाहर से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बाहर से ले रहा है, लेने के टाइम पे ज़्यादा एक यहाँ ए रिंग पुल करेगा या ज़्यादा ए रिंग पुल करेगा, इसमें इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव करेक्टर है, क्या डायरेक्टली इस कार्बन पे पॉजिटिव करेक्टर डेवलप हुआ है, नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर है, बट डायरेक्टली जो इस कार्बन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन इन करेगा, तो ये कार्बन पे डायरेक्टली पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर है
तो उसका पुलिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा ना, और इसका पुलिंग पावर इसके ज़्यादा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, करेक्ट, थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इसके बगल में है, राइट, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, तो क्वाइट ऑब्वियस था। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, ए बी सी डी ई, इन पांचों के बीच में प्लस एम का ऑर्डर भी निकालिए और माइनस एम का भी। प्लस एम का ऑर्डर क्या रहेगा? बी का टर्न, ए का टर्न, ई का टर्न, वेरी गुड, माइनस एम का डी सी ई, मतलब जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, करेक्ट। तो नहीं लगता कि ये सब का इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के पढ़े हैं तो उससे पूरा एक क्वेश्चन बन गया। मतलब पहले इसको हम लोग पहले ही सीख चुके थे कि इसका माइनस एम ज़्यादा होता है इसके रेस्पेक्ट में, राइट। तो आपके दिमाग में यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा डेवलप करेगा और ये पॉजिटिव करेक्टर यहाँ पे कम डेवलप करेगा। इसको बिल्कुल जेहन में बैठा लीजिएगा। अब जो पढ़ना है एकदम एक एक चीज़ क्लियर कट, ऐसा नहीं कि बाद में भूल गए फिर से, ठीक है, हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन फिनाइल रिंग से रिलेटेड आएगा जिसमें कोई ग्रुप लगाया हुआ रहेगा और तब उसका प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर पूछा जाएगा, निकल जाएगा। देखिए इसका एक छोटा सा डेमो दे रहेगा कि कहाँ पे इसको आपको कितना हेल्प करेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको लिखना नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल से H प्लस को रिलीज करते हैं, किसको? तो रेस्ट पार्ट को कंजुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस, करेक्ट। और कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बाद में प्रूफ करेंगे। इसका एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इसका मतलब इसका एसिडिक ऑर्डर निकालने के लिए 99% केस में मैं इसे यहाँ से प्लस रिलीज करके ये बनाऊंगा। ये जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक रहेगा। क्योर कैसे बाद में, ठीक है। और तब ऐसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, करेक्ट है ना। यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या रहेगा? CHO, करेक्ट। और यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों के बीच में एसिडिक ऑर्डर।
तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ से H+ रिलीज कर दीजिए। इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखिए, करेक्ट। तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है और वेन नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड पाई बॉन्ड देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, तो उसके लिए माइनस, इसके लिए -m शो करेगा और इसके लिए भी क्या करेगा, -m शो करेगा। तो किसका -m ज़्यादा है, इसका -m। तो जिसका -m ज़्यादा रहता है वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। क्या करता है, ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो बाकी हर जगह पे आपको यूज में आने वाला है, करेक्ट। लिखना नहीं है भाई, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मतलब बस जस्ट डेमो दिया कि ये जो सीख रहे हैं कहीं पे काम में आने वाला है। बिकॉज एसिडिटी एंड बेसिसिटी जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैं खुद ही 40 के आसपास एग्जाम्पल लेता हूँ मिनिमम, और वो 40 एग्जाम्पल में ही कोई एक एग्जाम्पल आपको आएगा, और जो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है वो भी ले लेते हैं। तो क्लास में भी जितना एग्जाम्पल ले रहे हैं उसको भी अगर सही से कर लिया जाए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है घर पे प्रैक्टिस करने का, तो क्लास में ही एकदम पूरे मन से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लास असाइनमेंट क्या है, कोई अलग प्रॉब्लम थोड़ा है, उसमें तो और हर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। तो अगर टाइम नहीं भी मिला तो घर पे बनाने जो देते हैं उसका 50% आप क्वेश्चन बैंक भी अगर 50% लगा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक तो जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है उसमें पूरा इंडिया का हर मेडिकल का है, टाइम नहीं है, सिर्फ AI PMT और नीट और एम्स का देख लीजिए, बाकी स्टेट वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, दूसरे स्टेट का। टाइम है तो जिसके पास टाइम वो बनाइए, बट बाकी के पास टाइम नहीं है तो सिर्फ नीट और AI PMT क्वेश्चन देख कर आगे बढ़ सकते हैं, फिल्टर कर लीजिए। लेकिन फिजिक्स में एटलीस्ट का असाइनमेंट बनाइएगा, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने का रिक्वायरमेंट है, और ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आप 25 तक भी पहुंच पाएंगे। तो जिसमें आपको सबसे कम स्पीड है, ऑब्वियस सी बात है ना। अभी जो पैटर्न है नीट का उसमें मोटा मोटी सारे स्टूडेंट का कितना एवरेज चल रहा होगा क्वेश्चन फिजिक्स में, 15 चल रहा होगा। एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अपना बिग पॉइंट को एक्सेप्ट कीजिए कि पूरा बायो और केमिस्ट्री बनाते हुए 15 क्वेश्चन का टाइम मिल रहा है, आपको पहुंचना है अभी 20 तक का नेक्स्ट में टारगेट रखिए, फिर 21 रखिए, ऐसे करके 25 तक भी पहुंच गए। क्योंकि यहाँ का जो स्पीड रहेगा उससे 2 टाइम्स तो एग्जाम में स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे डू एंड डाई वाला बात आता है। अगर आपका नॉलेज है तो एंटिक मेन एग्जाम में स्पीड बढ़ जाता है ना ये बात। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये दोनों क्या है, +m है, -m है, या दोनों m है? लिखिए भाई, लिखने से कितना बार बोले हैं क्लियर होता है। और जब भी आपको कन्फ्यूजन है, 1% मन में डाउट है तो CS डबल बॉन्ड CS2 डबल बॉन्ड CS लगा दीजिए। ये भी +m है, ये भी सिर्फ क्या है, +m है। तो दोनों +m में किसका +m ज़्यादा, इसका ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। क्योंकि इसका लोन पेयर यही तो अटैच करेंगे, क्या अटैच करेंगे, तो ये लोन पेयर 100% इसको देगा, करेक्ट। बट इसके वजह से इसका नाम +m था, इस ऑक्सीजन की वजह से इसका नाम क्या था, +m। तो ये लोन पेयर क्या बाहर में इसको, इस ग्रुप को 100% देगा, या इधर भी इन्वॉल्व रहेगा, ग्रुप के अंदर भी रेजोनेंस करते रहेगा, तो बाहर देने का टेंडेंसी थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसका +m ज़्यादा रहेगा और इसका +m कम रहेगा। अब देखिए, रेजोनेंस का मोटा मोटी सारा कहानी पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर, पहला पॉइंट लिखिए, ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, all atoms participate in resonance
ऑल से अच्छा था दोज एटम्स, दोज एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस must have at least one same type of pure vital. Must have at least one same type of pure vital. सेकेंड पॉइंट, ये पहला कंडीशन था। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑल सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल should be coplanar. All same type of pure vital should be coplanar. हो गया? कोप्लेनार को अंडरलाइन कर दीजिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, all resonating structure must have same number of paired or unpaired electron. Must have same number of paired or unpaired electron. यहाँ तक है, सही है एवरीवन? हो गया है? ओके। अब यहाँ देखिए, तो ये 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट पे एक एक एग्जाम्पल लेके पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोले ये आपस में रेजोनेंस इसके बीच में होगा या नहीं होगा? ये तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, करेक्ट? इसका मतलब है ए और ए आपस में रेजोनेंस करेगा, करेक्ट? और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लीजिए। मान लेते हैं कि ए यहाँ गया तो ए यहाँ आएगा, करेक्ट है ना? तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ओके एवरीवन, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 इस स्ट्रक्चर में sp2 एंड sp2। ये है RS फर्स्ट और ये है RS सेकेंड। बोलिए, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तक आ गया ना? मान लेते हैं कि इस पे sp2 है तो इसके पास एटलीस्ट 1 प्योर p तो रहेगा। लेट ओ pz है, लेट इट इज व्हाट, इसके पास जो प्योर है, प्योर p इज pz। इसके लिए मैंने माना कि सपोज कीजिए कि pz है, तो इसके लिए लेट बोल रहे हैं तो इसके लिए मस्ट बोलना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइबॉन्ड बना है, तो पाइबॉन्ड किससे बना होगा? प्योर ऑर्बिटल से। तो pz का ओवरलैपिंग pz के साथ ही होगा। pz का ओवरलैपिंग किसके साथ होगा? इसका मतलब इसके लिए लेट, तो इसके लिए बोल सकते हैं इट मस्ट हैव pz, इट मस्ट हैव pz। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे अगर pz है तो यहाँ भी तो क्या रहेगा? pz ही रहेगा ना। और इसके साथ ये पाइबॉन्ड बनाया है, तो इसके साथ अगर ये पाइबॉन्ड बनाया है तो प्योर ऑर्बिटल ही बनाएगा। तो इसके हेल्प से इसका निकल गया pz, और देखिए इसके हेल्प से इसका निकाल लिया और इसके हेल्प से इसका निकाल लिया, और फिर से यहाँ आ जाते हैं। एक ये प्रूफ हो गया ना कि pz, इसका पाइबॉन्ड यहाँ पे है pz। तो जो एटम रेजोनेंस में रिस्पॉन्सिबल था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो ये 4 एटम रिस्पॉन्सिबल था,
इस 4 एटम का ही पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर रहा है, राइट? करेक्ट ना? क्या इन सब के पास सेम टाइप ऑफ एटलीस्ट वन प्योर पी है, पीजेड पीजेड एंड पीजेड पीजेड? तो पहला कंडीशन तो यही था। पहला कंडीशन क्या था कि दो एटम विच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, करेक्ट? और इस कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, बट दोनों पाई बॉन्ड बिल्कुल पैरेलल है। क्या है? अलोंग जेड एक्सिस। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ देखिए, तो आपको लगता है कि इस स्ट्रक्चर में इसके बीच में पाई बॉन्ड बन गया है। इसका मतलब सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, कि पहले पीजेड 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 और पीजेड ये आपस में पाई बॉन्ड है। तो जो एरो ऐसे हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ आया है, वो सिर्फ पेपर पे, रियलिटी में ऐसे होता है स्टूडेंट कि ये आपस में पैरेलल में है, करेक्ट? और अभी ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है साइड बाय, अरे इसके साथ कुछ ऐसा मानिए ना कि एक लाइन से बैम्बू ट्री लगा दिए हैं, कुछ इस टाइप का बैम्बू ट्री जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हो, राइट? और एयर का फ्लो हो रहा हो, तो ए वाला मार्कर अभी इसके साथ टकरा रहा है और ए इसके साथ, फिर ऐसे इसके साथ भी तो आपस में कर सकता है। तो जब इसके साथ साइड बाय ओवरलैपिंग करेगा तो क्या होगा, इसके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, इसके साथ ब्रेक हो जाएगा इसके साथ। लेकिन ए अगर ऐसे रहता पाई बॉन्ड, कैसे रहता? ऐसे। और ए पाई बॉन्ड ऐसे रहता, वन ऑफ द पाई बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस एंड अदर पाई बॉन्ड अलोंग बाई एक्सिस, इधर। तो क्या ये इसके बीच में अगर ओवरलैपिंग ब्रेक भी होगा तो क्या आपस में ओवरलैप कर पाएगा पाई बॉन्ड के लिए? नहीं होगा। दिस इज द रीजन कि ऑल एटम, दो एटम विच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ। इसका जो भी प्योर वाइटल अपना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है, डीलोकलाइजेशन, तो उसको एक प्लेन के अलोंग होना पड़ेगा, क्योंकि उसको पाई बॉन्ड बनाना है। या तो पाई बॉन्ड तोड़ना है, नहीं तो पाई बॉन्ड बनाना है, करेक्ट? करेक्ट है ना? यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब मान लेते हैं किसी वजह से, ठीक है, डायरेक्टली ना ऐसे नहीं हुआ है, बट किसी वजह से ड्यू टू सम रीजन ये थोड़ा सा एक ऐसे है और थोड़ा सा ये ऐसे टिल्टेड हो गया, ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए, थोड़ा ऐसे टिल्टेड हो गया, कंप्लीट 90 डिग्री पे नहीं, बट थोड़ा इसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर गया किसी रीजन से। तो क्या उतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या था? ऑल प्योर वाइटल शुड बी कोप्लेनार, मतलब एक प्लेन में होना पड़ेगा। डिफरेंट प्लेन में अगर जाएगा तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए सेकेंड पॉइंट था, करेक्ट? सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया है? चलिए, हाँ, इसलिए sp3 डिनोट करने के लिए। लेकिन रेजोनेंस के टाइम पे फिर से प्योर पी बन जाएगा। बताए थे ना, इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इट शिफ्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, sp3 टू sp2, sp3 टू सॉरी sp3 टू प्योर पी, sp3 टू प्योर पी। मतलब अपने आप को करेक्ट रखने के लिए बना दिया कि इसका ऑप्शन तो अब sp3 हो गया है, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस के टाइम पे वापस क्या हो जाएगा, ए लोब ए और ए लोब क्या हो जाएगा। इतना डेप्थ में नहीं जानना था मुझे, यहाँ पे सिर्फ प्रूफ क्या करना था। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करेक्शन करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मुझे सिर्फ समझाना था कि सेम टाइप का होना चाहिए और सेम प्लेन में। दो पाइबोन का प्लेन अगर डिफरेंट प्लेन हो जाएगा या प्लेन के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा तो ओवरलैपिंग उतना इफेक्टिव, रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होगा। करेक्ट। तो अभी इस एग्जाम्पल से सिर्फ आपने प्रूफ करके दिखाया कि ऑल एटम, इसका ये जो आगे होगा, ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सेम टाइप ऑफ प्योर वाइटल। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि एक सिचुएशन ए है। देखिए आज के क्लास में अगर ए एग्जाम्पल नहीं लेते और तब आपसे पूछते कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या रहता है? यस। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आपको तो कंजुगेशन दिखता है, राइट। तो एक्चुअली मैं जो पढ़ा हूँ तो देखिएगा, मेरा जो ये जो पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं जस्ट सेकेंड पेज में ही है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। बट मैं आपको इतना क्लास के बाद पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाह रहा था कि पहले आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आना स्टार्ट हो जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाए, राइट। पहले ही ये टफ कॉन्सेप्ट लेते तो रेजोनेंस से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं अपना पढ़ाने का तरीका शैली को थोड़ा चेंज करके इसको लेकर इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। कौन सा रिपल्सन? टेकर पे बैठने का 4 लोगों का जगह है। कोरोना से पहले वो लोग 6 लोग बैठा देते थे, है ना, थोड़ा आगे और पीछे करके। तो देयर इज सो मच स्टेरिक रिपल्सन। आप कंफर्टेबल फील करते थे क्या? 4 लोग का बैठने का जगह रहेगा, 6 लोग बैठ जाएगा तो क्या हो, कंफर्टेबल रहेगा? या मास मास रिपल्सन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेरिक रिपल्सन अराइजेज ड्यू टू व्हाट? क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप। क्लोजनेस ऑफ व्हाट? लिखिए एक लाइन, स्टेरिक रिपल्सन अराइजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ बल्की ग्रुप। अट्रैक्शन बोले या रिपल्सन बोले? रिपल्सन। तो रिपल्सन को अंडरलाइन कीजिए। जहां भी रिपल्सन क्रिएट हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा। तो सिस्टम क्या चाहेगा? पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा करना चाहेगा या फॉर बेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी कम करना चाहेगा? अगर उसके पास ऑप्शन है तो यहाँ देखना है एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। और ये भी आपको पढ़ा चुके हैं कि sp2 से डायरेक्टली अटैच रहता है। भाई थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, ऑनलाइन के बच्चे। sp2 से डायरेक्टली अटैच रहता है, वो कोप्लेनार होता है, राइट। तो एक कार्बन तो इनिशियली व्हाइट बोर्ड के प्लेन में मान लीजिए, और ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। किसके अबाउट? बट डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। बट सिंगल ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है, करेक्ट। तो अगर ऑप्शन मिलेगा फॉर बेटर स्टेबिलिटी देन सिस्टम कैन रोटेट अबाउट विद इन द सिस्टम देयर इज अ रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अब इसके बीच में स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, और स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ व्हाट? क्योंकि आपने 2 बड़ा ग्रुप टर्सरी, एक इसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, इसके जगह पे सिर्फ ए भी लिखा रहता है शॉर्टकट में, TBO, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी। और दोनों टर्सरी ब्यूटाइल को एडजेसेंट कार्बन पे डाल दिया। कहाँ पे? एडजेसेंट कार्बन पे। तो ये क्या करेगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम रखना चाहेगा या ज़्यादा रखना चाहेगा? बोलिए, ज़्यादा रखना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? और ज़्यादा रखने के लिए एक तरफ इस वाले पार्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्ट को कांस्टेंट करके इस वाले पार्ट को इसके बाद रोटेट कर देगा। इसको कांस्टेंट कीजिए, इस वाले पार्ट को रोटेट करेंगे तो नहीं लगता कि ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन उस चक्कर में एक चीज़ का लॉस हो गया। क्या बोले?
फिर से बोलिए। क्या? ये बात मैं नहीं समझा, सच बता रहा हूँ, पूरा मुझे मतलब आप क्या एकदम जो भी पूछना चाहते हैं और भी सिंप्लीफाइड वर्जन बोलिए। मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब इसके बीच में बोल रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट तो ये अटैचमेंट तो सेम रहेगा, ये ब्रेक नहीं हो रहा भाई, कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है इसके अबाउट, इसको तोड़ भी नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, मान लेते हैं फॉर मोमेंट कि अगर ये रोटेशन नहीं होता तो यहाँ का पाई बॉन्ड ऐसे रहता, ये पाई बॉन्ड ऐसे रहता ना, और ये पाई बॉन्ड कैसे रहता, ऐसे रहता। अगर रेजोनेंस होता तो दोनों पाई बॉन्ड को पैरेलल होना पड़ता, बट अगर इस पार्ट को कांस्टेंट रखते हैं और इस पार्ट को इसके अबाउट रोटेट करते हैं, अब ऐसा नहीं कि शायद दोनों पार्ट को रोटेट कर देंगे तो कालिदास वाला बात हो जाएगा। एक कहावत था ना, कालिदास जिस डाली को तोड़ रहे थे उसको उधर ही बैठे हुए थे। और सोचिए कहाँ से कहाँ, कितना इंस्पायरिंग है। महामूर्ख से महापंडित, राइट, मेघदूत की रचना कर दी है, नहीं, कितना मोटिवेशनल बात है। अभी भी है भाई, कभी कभी एक यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं तो कुछ और भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसमें एक आता है हाउ इज द जोश, उसमें कुछ कुछ लोग कहाँ से कहाँ बढ़े हैं। मतलब ये एक्चुअली फैक्ट है। और सच में आपका दिमाग में अगर एक कीड़ा आ गया कि मुझे पैसा ही कमाना है और अच्छे तरीके से मेहनत करके, तो आप टाइम लगेगा, ये नहीं बोल देंगे कि आप मतलब एकदम बिल्कुल टाटा बिरला बन जाएंगे, नॉट लाइक दैट, बट उस पोजीशन में जरूर रहेंगे जहाँ पे आप नहीं सोचे हैं। लेकिन उसके लिए क्या बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बीच में होना चाहिए। और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा रहता है, मतलब अगर फैमिली आपका सपोर्टिव है तो ज़्यादा काम हो पाएगा, और नहीं तो क्योंकि यहाँ से बहुत शांत होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया तो फिर काम करने का इच्छा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ करना चाह रहे हैं और उसमें देखते नहीं, तो शादी ब्याह के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्क लेने का टेंडेंसी कम हो जाता है। मैं खुद पे ऑब्जर्व करता हूँ, और मैं अभी बैचलर लाइफ में रहता तो सच में कुछ और लेवल पे काम करते होता। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो जिस सीजन में हूँ उसमें मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, बट 2014 से क्या था, अच्छा ये काम करना है करेंगे, अभी ये काम करना है सोचते हैं। इस सेंटेंस में मेरा डिफरेंस आ गया है, और सेंटेंस में डिफरेंस आ गया तो यहाँ से हिम्मत ही नहीं हो पाएगा। पहले क्या था, अच्छा वहाँ जाना है पब्लिसिटी के लिए, तो रात के 8:30 बजे तक क्लास लेकर 9 बजे पूरा रात सफ़र करते थे कि हाँ वहाँ पे जाके डेमो क्लास लेके आ रहे हैं, और फिर सुबह आ गए 10 बजे से क्लास ले रहे हैं। रात अपना है, राइट। अभी ये रहेगा नहीं रहेगा, तो बहुत सारा है। इसलिए एक अच्छे मुकाम के लिए आप ये नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं है, तो सब कुछ सही है, सारा कुछ बैलेंस कर लेते हैं तो आप सबसे महान हैं। सब कुछ अगर बैलेंस हो रहा है, लेकिन होता है ना कि एक एक्सेप्शनल है, कहीं ना कहीं कुछ चलते रहेगा, तो इसी को बोलते हैं लाइफ। आप है थोड़ा सिचुएशन, मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो हर घर का एक ही कहानी है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो उसको आपको स्मार्टली एडजस्ट करना आना चाहिए। मुझसे नहीं हो पाता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बातों पे यहाँ से काम करके जाता हूँ तो शॉर्ट टेम्पर टाइप का हो जाता है। वहाँ पे काम करते करते क्या होगा, प्रेशर में रहिएगा, दिन भर काम किए हुए हैं, और उसके बाद छोटा छोटा अगर बच्चा है तो आपको तो और भी कमाल कर देगा। घर पे जाते ही बिल्कुल, अब उसको टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं देंगे तो उस पर आप क्या करेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि डैडा बहुत ख़राब है ना। ज़्यादा डांटे तो क्या बोलेगा, अच्छा तो बोलेगा नहीं। अब उसको सर्दी है तो टॉफ़ी मांगेगा, नहीं दीजिएगा तब भी ख़राब है। अब उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब बड़ा शांत प्रवृत्ति था पहले, बहुत कम बोलने वाला इंसान में से एक था। ये तो मेरा प्रोफेशन, इसलिए क्लास में बोलना पड़ता है, अदरवाइज अपने आप में रहने वाला, बस अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बात कर रहे हैं, दूसरों से कम टॉक करना। तो यहाँ पे एक काम करता है खनीन, जो कभी कभी आता है, कभी उसका भी शादी हो गया इस साल, उसके बाद हाँ, और होते ही भाग गया। फिर कल परसों आया हुआ था, तो वो मेरे साथ बिल्कुल बचपन से है,
कम से कम तो 2012 से 8 साल, और ना वो मुझे छोड़ पा रहा है ना मैं उसको छोड़ पा रहा हूँ। कभी कभी चला जाता है, फिर 6 मंथ के बाद आता है। तो एक्चुअली उससे अगर पूछिएगा तो 2014 से पहले मैं क्लास लेके जाता था, तो एक बार बोल दिया कि भाई नॉक नहीं करना दरवाज़ा, तो सच में नहीं कोई कहता था। बाकी फ्लैट में सब लोग साथ रहते थे, तो अपना है, बट मेरा क्लास लेके गए, रूम बंद है, रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं तो सिर्फ सो रहे हैं, तो काम करके गए तो ये नहीं कि हाँ नॉक करते रहो। तो वो एक अलग लाइफ स्टाइल चला है 10th से लेकर 2014 तक, मतलब 2003 या 4 से लेकर 2014 तक, जो बिल्कुल अकेले लाइफ जीने के लिए। तो वो आपका लिविंग स्टाइल अलग था। मतलब आप यहाँ पे कपड़ा रख रहे हैं तो कोई ये नहीं बोलने वाला कि यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, राइट। अभी एक काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका तो जगह ही नहीं है। मैं कभी कभी खोजते रहता हूँ मेरा जगह कहाँ पे है। नहीं सच में, मैं एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ, एकदम दिल की बात बता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा इस फ्लैट में कहाँ पे जगह है जहाँ पे मैं सिर्फ मेरा सामान हो। कभी कभी मुझे खुश करने के बोलते, देखिए ये अलमीरा आपका 10 दिन तक मैं खुश रहता हूँ। अच्छा ये मेरा, बात देखते कि मेरा उसमें कम चीज़ सामान है, बाकी का ज़्यादा है। दिस इज कॉल्ड फैमिली। नहीं, बट बोल के रखा हूँ कि कहीं पे भी अगर मैं अपना एक फ्लैट अगर लिया, पहले से बोल के रखा हूँ, एक रूम भाई मेरा रहेगा, और उसमें चाहे मैं कुछ सामान रखूँ या खाली रखूँ, उसमें एक भी सामान किसी और का नहीं रहेगा। नहीं, अपना एक होना चाहिए ना कि मतलब हाँ यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे पढ़ाने का सामान है। बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। पेरेंट्स बनिएगा तब समझ में आएगा। इसलिए अभी जो फ्री पार्टिकल हैं, फ्री पार्टिकल ही तो हैं। अभी आपके ऊपर 1 रुपये का लायबिलिटी है नहीं है। चलिए इसी बात पे यहाँ देखिए, तो मैं समझा रहा था कि यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड है, ये सब भी रिकॉर्ड हो जाता है, सोचिए तो। अब इंसान कितना एक्टिंग करते रहेगा, कभी कभी इमोशन बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे है ना, तो जब ए पार्ट, ए सेक्शन, ये पूरा सेक्शन अगर रोटेट करेगा तो ये तो कांस्टेंट है, बट साथ में पाई क्लाउड होते से रोटेट होगा, राइट। ये पूरा सेक्शन को ही आपने रोटेट किया है, इस पाई बॉन्ड को नहीं रोटेट किया, यहाँ से रोटेट कर रहे हैं। तो साथ में ए पाई बॉन्ड जो ऐसे था, दोनों इनिशियल पैरेलल था, वो भी ऐसे रोटेट हो गया। तो रोटेट होगा तो क्या अभी पैरेलल रहेगा या प्लेन दोनों का चेंज हो गया। इसका मतलब ए पाई बॉन्ड अब कोप्लेनर रहा या कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गया, और किसका वजह से, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। इसमें अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो अगर आज के क्लास में नहीं समझाते तो आपको लगता होगा, बट देयर इज नो रेजोनेंस। ये सेकंड कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन का एग्जांपल था। लिखिए, इन दिस एग्जांपल कोप्लेनरिटी बिटवीन बोथ पाई बॉन्ड In this example, coplanarity between both pi bonds are destroyed due to steric repulsion between tertiary butyl group. Due to steric repulsion between tertiary butyl group. Therefore, no resonance between both pi bond. Therefore, no resonance between both pi bond. Correct ना everyone? यहाँ देखिए, मैंने बोला स्टूडेंट कि यहाँ पे इस सेक्शन को कांस्टेंट रखकर इस सेक्शन को मैंने रोटेट कर दिया इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट, करेक्ट। तो इस रोटेशन के ड्यूरेशन में आप ये पाई बॉन्ड भी साथ में, जो पहले पैरेलल था, जो पहले ऐसे पैरेलल था, वो भी साथ में ऐसे रोटेट कर गया। तो ये तो कांस्टेंट रहा ऐसे, बट ये ऐसे रोटेट कर गया। तो क्या दोनों पाई बॉन्ड अब पैरेलल है? तो जब पैरेलल नहीं है तो थोड़ा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टिल्टेड हो गया,
तो क्या इसके बीच में इसके बीच में और इसके बीच में अब रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए लोन पे रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। What about this loan pair? ऑलमोस्ट ना के बराबर, और करेगा भी तो बहुत कम करेगा। वजह यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि ए कार्बन पीजेड, इसका प्योर है पीजेड। पीजेड का मतलब अलोंग जेड एक्सिस। पीजेड का मतलब अलोंग विच एक्सिस? जेड एक्सिस। करेक्ट। मान लेते हैं मेरा ए जेड एक्सिस है, तो यहाँ का स्पॉटलाइट खत्म कैसे हो गया? यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं मेरा ए मार्कर जेड एक्सिस है और ऐसे ए मार्कर है, तो ये भी तो एलोंग जेड एक्सिस यहाँ पे है, तो एलोंग विच एक्सिस? ये तो समझ में आ गया। और मान लेते हैं कि ए पाई बॉन्ड, क्योंकि ए पाई बॉन्ड सब में आपस में रेजोनेंस में है, इसका मतलब है कि सारा पाई बॉन्ड एलोंग द सेम प्लेन जा रहा है। तो ये पीजेड है, तो ये भी क्या होना पड़ेगा? पीजेड। ये भी क्या होना पड़ेगा? पीजेड एंड यहाँ तक समझ में आ गया है। बट ये लोन पे जब रेजोनेंस करेगा, ध्यान सुनिएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। अब व्हेन लोन पेयर शिफ्टेड फ्रॉम व्हेन लोन पेयर इन्वॉल्व विद रेजोनेंस देन शिफ्टेड फ्रॉम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू प्योर पी, तो ये कौन सा प्योर पी में जाएगा? अगर ये मेरा पीजेड है तो पीजेड का ओवरलैपिंग पीजेड के साथ ही होता है। करेक्ट। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इस लोन पेयर को, अगर ए दिस कार्बन इज हैविंग द प्योर पीजेड, तो इसको भी किस में जाना पड़ेगा? ये बहुत अंदर की बात हो गया, ठीक है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है यहाँ का रेजोनेंस का टाइम का बात कर रहे हैं,
ए पी जेड और ए भी क्या है, ए ऐसे दोनों पाई बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, करेक्ट है। स्टेरिक रिपल्सन को और भी ज़्यादा कन्फर्म करने के लिए यहाँ पे और भी थोड़ा बल्कि ग्रुप लगा दीजिए ताकि 100% श्योर हो सके। तो इस स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए, इसके बीच में कम करने के लिए इसके अबाउट क्या हो जाएगा, रोटेशन। और जब रोटेट करेगा तो यहाँ का प्योर पी ये ऐसे रहेगा, बट ये तो ऐसे घूम जाएगा, तो क्या ये आपस में ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा। ऐसे मानिए, इसका मतलब इन दिस एग्जाम्पल मैं नहीं बोल रहा कि रेजोनेंस नहीं होगा, रिंग के अंदर तो रेजोनेंस होता रहेगा, बट लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ए में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, बट बी में लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेंस में ऑलमोस्ट नाम मात्र का इन्वॉल्व होगा। या अगर इन्वॉल्व होता भी है तो यहाँ के जितना इफेक्टिव रहेगा या कम इफेक्टिव रहेगा, कम। लिख लीजिए, इन केस ऑफ बी लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, in case of B lone pair of nitrogen is not involved in resonance, due to a steric repulsion। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग का ले लिए हैं असाइनमेंट, केमिकल काइनेटिक्स का सबको क्लास असाइनमेंट मिल गया है। केमिकल काइनेटिक्स का मेडिकल वाले बच्चे होम असाइनमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट करके रखा हुआ है, अभी ख़त्म नहीं किया हूँ बट लेके रख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है बट एडजेसेंट कार्बन पे है क्या, ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर इसके बीच में रिपल्सन होगा, और नहीं होगा तो क्या इसके अबाउट रोटेशन का चांस है, नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। क्या इसको लिखवाने का रिक्वायरमेंट है या खुद से आप समझ गए, थर्ड केस क्या लिखवाए थे, थर्ड कंडीशन, ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड जीरो ना, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए, 4। क्या हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और चारों का चारों पेयर्ड ऑफ हो गया बॉन्ड बनाने के बाद। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो भी तो पेयरिंग में है बॉन्ड बनाने के बाद। तो क्या किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 0। करेक्ट है एवरीवन। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ, तो ये कहाँ, यहाँ, तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, करेक्ट है। यहाँ देखिए 4 लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, करेक्ट, करेक्ट है ना, अपने अपने पोजीशन पे। किसी के ग्रुप को ब्रेक नहीं किया गया बट ग्रुप का पोजीशन को चेंज कर दिया गया, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। तो सिर्फ आपको नज़र क्या आया, ग्रुप का पोजीशन अलग हुआ बट क्या ग्रुप ब्रेक हुआ, अनपेयर्ड हुआ, नहीं हुआ। भाई यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, 0। यहाँ से कंप्लीट एरो लेके जा रहे हैं, राइट, क्या लेके जा रहे हैं,
तो कंप्लीट आप दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन या ग्रुप को लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे किसको लेके जा रहे हैं, और वन निगेटिव चार्ज का मतलब वन इलेक्ट्रॉन या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी इस आर एस में कितना अनपेयर्ड, वन या जीरो, जीरो रहेगा। बोली कैसे, इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ राइट, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, क्या 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 ही बचा, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। इसका तो ठीक है 4 बॉन्ड बना हुआ है, 4 बॉन्ड बना हुआ है, एक कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3, और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट बट वन पेयर, एक खुद का एक किसी और का, तो वन निगेटिव चार्ज का मतलब वन इलेक्ट्रॉन था या वन पेयर, वन पेयर होता है, करेक्ट। इसका मतलब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, जीरो। इसका मतलब थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ए और बी आपस में आरएस है या नहीं है, समझ में किसी को डाउट है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, बी में कौन सा कार्बन पे, इस कार्बन के लिए या इस कार्बन के लिए, इस कार्बन पे राइट। ओके एवरीवन, यहां देखिएगा इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है, दो, 2 4, 2 6, करेक्ट है ना। और यहाँ से ये तो सामने ही दिख रहा है ना कि एक कंप्लीट एरो है। इस कार्बन पे जो हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं या 2 इलेक्ट्रॉन, इस एरो से 2 इलेक्ट्रॉन, ऑनलाइन स्टूडेंट कितना इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। बट इस 2 इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन को दिए हैं उसमें एक उसका ही था, एक क्या था, उसका खुद का था, और एक इस कार्बन का था। तो यहाँ पे आकर ऐसे दिखेगा ना, कैसे दिखेगा, और इसके वजह से यहाँ पे इस कार्बन को कितना का प्रॉफिट हो गया है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो निगेटिव चार्ज उसके प्रॉफिट को दिखाता है, बट वो निगेटिव चार्ज का मतलब 1 पेयर है, एक खुद का एक किसी और का, करेक्ट। तो यहाँ इस कार्बन पे अनपेयर्ड अभी भी क्या रहेगा, जीरो। यहां देखेंगे सपोज कीजिए कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में होमोलिटिक ब्रेकेज हुआ, कौन सा, तो होमोलिटिक ब्रेकेज में क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। इस कार्बन के बीच में भी होमोलिटिक ब्रेकेज हुआ, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। और किसका होमोलिटिक ब्रेकेज, पाई बॉन्ड का, किसका, क्योंकि पाई बॉन्ड का ही तो पोजीशन चेंज होता है आरएस में। अब एक कार्बन यहाँ से यहाँ तक हम लोग सोच पाए, और एक कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड बना लिया, क्या बनाया है, पाई बॉन्ड। और यूनिटिंग स्ट्रक्चर का डिफरेंशन है, आप ये पढ़े हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा ए था और ए से हम लोग सी पे आ गए, कहाँ पे आ गए, और यूनिटिंग स्ट्रक्चर का डिफरेंशन देखो, 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो उस डिफिनेशन के को तो सेट कर रहा था कि इसमें क्या डिफरेंस है। अगर ऐसा होता तो इसमें से डिफरेंस है सिर्फ पोजीशन ऑफ व्हाट, पाई बॉन्ड का, करेक्ट। बट इससे और इसे क्या आपस में आरएस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड कितना है, 0, बट इसमें अनपेयर्ड कितना हो गया है, 2 हो गया है। अनपेयर्ड कितना हो गया, 2, करेक्ट है ना। दैट्स वाई ए और बी आपस में आरएस है, बट सी इज नॉट द आरएस ऑफ ए एंड बी, बट सी इज नॉट द आरएस ऑफ ए एंड बी। लिखिए एक लाइन, ए एंड बी आर आरएस ऑफ ईच अदर, बट सी इज नॉट द आरएस ऑफ ए एंड बी।
ए और सी रेजोनेंस में नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आया यार, ऐसा सोचे अगर ऐसा होता तो क्या होता। इसलिए यहाँ पे डबल साइडेड एरो नहीं दिया हूँ, डबल साइडेड एरो यहाँ पे नहीं दिए हैं। जैसे बताया कि अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा सोचने के बाद अगर यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो इसको आर एस नहीं बोलेंगे। बोलना है आर एस या नहीं बोलना है? अब बोलते ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या यह है, क्योंकि इसमें अनपेड कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए इसमें 3 पॉइंट डील किया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा कोप्लेनिटी वाला। यस, उस पर बहुत सारा डिफरेंट बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा आगे चलकर, ठीक है, तो उसको माइंड में रखिएगा। करेक्ट। चलिए अब हेडिंग बनाइए, केस ऑफ पॉलिन्स। केस ऑफ, और केस ऑफ पॉलिन में जो आपको मैं समझाऊंगा वो आपको 2 जगह यूज में आएगा। यहाँ देखिए सब लोग, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इसलिए यहाँ पे जो भी समझ रहे हैं वो आइसोमेरिज्म से ही यूज में आना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी जगह तो आएगा ही, बट केस ऑफ पॉलिन का केस जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो आपको आइसोमेरिज्म में भी यूज होगा, और दोनों आइसोमेरिज्म में यूज होगा। तो हेडिंग क्या है, केस ऑफ पॉलिन्स। यहाँ से नेक्स्ट क्लास।